अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त की सबसे बड़ी संवेदनशील और झकझोर देने वाली खबर मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट से आ रही है। ईरान में एक युग का अंत हो चुका है और इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें तेहरान पर टिकी हैं। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की अंतिम विदाई की रस्में शुरू हो चुकी हैं। यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, बल्कि इस समय तेहरान की सड़कों पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भावुक और सामरिक रूप से सबसे आक्रामक शक्ति प्रदर्शन है। नमस्कार, मैं हूं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विश्व युद्ध। इस अंतिम विदाई के मंच से ईरान एक साथ कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ जहां पूरा देश आंसू बहा रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेहरान से वॉशिंगटन और तेल अवीव को बहुत ही कड़ा और सीधा संदेश भेजा जा रहा है। विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को ईरान सीधी चुनौती दे रहा है जिनमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ईरान की सामरिक ताकत को ध्वस्त कर दिया है। आज के इस विशेष पेशकश में हम आपको तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला से लेकर मशहद की दरगाह तक, सुरक्षा का मेगा इंतजामों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बंद कमरों की पूरी कहानी तफसील से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों तेहरान के उस मंजर की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला परिसर में पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के कई सदस्यों के ताबूत रखे गए हैं। इस पूरे दृश्य ने जिसने भी वहां मौजूद लोगों और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान सबसे ज्यादा खींचा वो था एक बेहद छोटा सा ताबूत। ये ताबूत किसी बड़े नेता का नहीं बल्कि खामेनेई की महज 14 महीने की पोती जहरा मोहम्मदी का है। इस नन्ही सी बच्ची के छोटे से ताबूत के पास उसकी एक प्यारी सी तस्वीर रखी गई जिसे देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हैं। खामेनेई के साथ साथ जिन लोगों को इस हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी और जिन्हें आज सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनमें उनकी सबसे बड़ी बेटी, उनके एक दामाद और ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुस्तफा खामेनेई की पत्नी भी शामिल है। यानी एक पूरा का पूरा शीर्ष परिवार इस भयावह त्रासदी का शिकार हुआ। जब ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन देश के शीर्ष नेतृत्व के साथ तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में खामेनेई और उनके परिवार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे तो वहां वो अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सके और कैमरे के सामने ही फूट फूट कर रो पड़े। उनके ठीक बगल में खड़े ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और देश के कई शीर्ष सैन्य कमांडर भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। पूरे परिसर में एक अजीब सी खामोशी और भारी गम का माहौल देखा जा रहा था। लेकिन यहाँ ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर ये सब हुआ कैसे, ये इतनी बड़ी घटना कब और कहां घटी। दरअसल पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों की मौत 28 फरवरी को एक भीषण अमेरिका इजराइल के संयुक्त हवाई हमले में हुई। इस हमले ने पूरे मध्य पूर्व को युद्ध की आग में झोंक दिया। इस्लाम में आमतौर पर पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द सुपुर्दे खाक करने की परंपरा है, लेकिन इस मामले में करीब 4 महीने यानी पूरे 131 दिनों के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो पाई। आगामी 9 जुलाई को उन्हें ईरान के बेहद पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इतने दिनों तक पार्थिव शरीरों को कैसे सुरक्षित रखा गया। इसके पीछे की तकनीकी और धार्मिक वजह भी बेहद दिलचस्प है। रिपोर्ट्स के अनुसार खामेनेई और उनके परिवार के पार्थिव शरीरों को फॉरेंसिक मोर्चरी के विशेष रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में बेहद सुरक्षित तरीके से रखा गया था। चूंकि इस्लाम में रासायनिक तरीकों या एम्बॉम्बिंग के जरिए शवों को संरक्षित करने की अनुमति नहीं है, इसलिए वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने केवल बेहद कम और नियंत्रित तापमान का सहारा लिया। इसके अलावा शिया इस्लामी परंपरा के अनुसार युद्ध या किसी असाधारण और आपातकालीन परिस्थिति में दफन प्रक्रिया में देरी करने और ठंडे तापमान में पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए विशेष धार्मिक अनुमति यानी फतवा भी लिया गया था, ताकि देश के हालात को संभाला जा सके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी तैयारियां पूरी की जा सके।
ईरानी समाचार की माने तो 9 जुलाई तक चलने वाले इन कार्यक्रमों को ईरान की सरकार केवल एक राजकीय शोक तक सीमित नहीं रख रही। ईरान इसे अपनी धार्मिक, राजनीतिक और जन समर्थन की एक अभूतपूर्व ताकत के रूप में प्रदर्शन कर रहा है। सरकार और देश के धार्मिक नेतृत्व में जनता से अपील की है कि वो लाखों की संख्या में सड़कों पर उतरे और अपने नेता को अंतिम विदाई दें। अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों कि इस पूरी अंतिम यात्रा के दौरान लगभग 150-2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। खामेनेई के पार्थिव शरीर को ईरान के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटा गया है, जबकि उन्हें ताबूत पर शिया आस्था का प्रतीक है, उनके ताबूत पर लगा है और उस पर या हुसैन लिखा हुआ एक लाल झंडा रखा गया है, जो सीधे तौर पर शहादत और प्रतिशोध यानी बदले की भावना को दर्शाता है। इस बेहद संवेदनशील और वीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए पूरे ईरान में इस वक्त सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के ऐसे मेगा इंतजाम किए गए हैं जो आधुनिक इतिहास में शायद ही कभी देखे गए हों। ईरान का पिछला इतिहास गवाह है कि जब 1990 में अयतुल्ला रुहुल्ला खुमैनी का निधन हुआ था, तब साल 2020 में जब जनरल कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा निकली गई थी, तो भावुक भीड़ के कारण बहुत बड़ी भगदड़ मच गई थी, जिसमें दर्जनों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। उस कड़वे अनुभव से सबक लेते हुए इस बार ईरान सरकार ने भोजन से लेकर सुरक्षा तक, जमीन से लेकर आसमान तक अचूक व्यवस्था की है। बहरहाल इसी मुद्दे पर देखिए हमारी सहयोगी नैना यादव के खास शो आक्रमण की ये खास पेशकश। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जी हां, इजराइल की हरकतें आपको बता दें, एक बार फिर से साजिश रच रहा है। सीज फायर हो चुका है, लेकिन सीज फायर के बावजूद लेबनान पर अटैक इजराइल की तरफ से लगातार जारी है। दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में एक बार फिर से हमले किए गए। सिद्दीकीन में एयर स्ट्राइक अब की गई है इजराइल की तरफ से। दक्षिण लेबनान का एक इलाका सिद्दीकीन एयर स्ट्राइक हुई, बताया जा रहा है इस इलाके में दहशत है। चारों तरफ बम वर्षा लगातार की जा रही है। दक्षिणी लेबनान में जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है, आपको याद होगा कुछ समय पहले खुद बेंजामिन नेतन्याहू दक्षिणी लेबनान के इलाके में पहुंचे थे अपनी सेना के जवानों से मुलाकात करने के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। ईरान इजराइल जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर। ईरान इजराइल जंग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। जंग के दौरान ईरानी हमले से इजराइल को नुकसान पहुंचा है। हाइफा की बाजान रिफाइनरी को भयंकर नुकसान पहुंचा है। 2028 तक रिफाइनरी की मरम्मत का काम चल सकता है, ये दावा किया जा रहा है। जिस तरह से हालात हैं, पहले सार्वजनिक किए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा नुकसान होने की बात कही जा रही है। पेट्रोलियम पदार्थों के आयात को मजबूर हो सकता है इजराइल, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है। मिडिल ईस्ट में भले ही युद्ध विराम की बातें हो रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे जंग की तैयारियां किस कदर जोरदार हैं, उसकी सबसे बड़ी गवाही सामने आई। रूस ने ईरान के हाथ में वो ब्रह्मास्त्र थमा दिया, जिसके बाद अब इजराइल ईरान की तरफ आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पुतिन की फैक्ट्रियों में ईरान के लिए 30 सुखोई 35 फाइटर जेट्स दिन रात तैयार किए जा रहे हैं। कई विमान तो ईरान पहुंच भी चुके हैं। आखिर इस डील से इजराइल के हलक में जान क्यों अटकी हुई और कैसे पुतिन ने एक झटके में पूरे मिडिल ईस्ट का पावर बैलेंस बदल कर रख दिया है। के आसमान में महायुद्ध की सबसे खौफनाक स्क्रिप्ट लिख दी गई है। उधर अमेरिका और इजराइल अपनी चालें चल रहे थे।
इधर मॉस्को की सीक्रेट डिफेंस फैक्ट्रियों में पुतिन ने ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर दिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया। रूस गुपचुप तरीके से ईरान को दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में से एक यानी कि सुखोई Su-35 से लैस कर रहा है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 30 लड़ाकू विमानों की खेप ईरान पहुंचने वाली है। जुलाई 2026 की इस तपती गर्मी में इजराइल के खेमे में हाहाकार मचा है और ट्रंप की टोली की टेंशन 7वें आसमान पर है, क्योंकि अब ईरान के आसमान को भेदना इजराइल के लिए नामुमकिन होने वाला है। दावा किया जा रहा है कि रूस पर यूक्रेन युद्ध का दबाव है, लेकिन पुतिन ने साबित कर दिया कि रूसी एरोस्पेस निर्माण क्षमता को रोकना नामुमकिन है। रूस के कोमसोमोल्स्क ऑन अमूर एविएशन प्लांट में युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। खुफिया रिपोर्ट्स बताती है कि मार्च 2026 तक ईरान के लिए 16 विमान पूरी तरह तैयार थे। अप्रैल में एक और तैयार हुआ और आज यानी जुलाई 2026 तक ये संख्या बढ़कर 19 से 20 के बीच पहुंच चुकी है और साल 2027 की शुरुआत होते होते पूरे 30 लड़ाकू विमान ईरान की वायुसेना का हिस्सा होंगे। अब आइए आपको बताते हैं कि तेहरान की सड़कों पर इस वक्त किस स्तर का इंतजाम है। इस ऐतिहासिक भीड़ के खाने पीने के लिए तेहरान शहर में ही करीब 500 करोड़ रोटियां तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए शहर के अलग अलग कोनों में 16 विशाल मोबाइल बेकरियां रात दिन काम कर रही हैं। क्योंकि जुलाई के इस महीने में मध्य पूर्व में भीषण गर्मी पड़ती है, इसलिए श्रद्धालुओं को डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए पूरी अंतिम यात्रा के मार्ग में 6000 से अधिक वाटर स्प्रिंकलर यानी पानी की बौछार करने वाले मशीन लगाए गए हैं। इसके अलावा चिकित्सा और आपातकालीन सेवाओं के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया गया है। पूरे रूट पर 2500 आधुनिक एम्बुलेंस, 21 विशेष चिकित्सा हेलीकॉप्टर, आसमान से नजर रखने के लिए 100 हाईटेक ड्रोन और हजारों की संख्या में ट्रेंड बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए तेहरान और आसपास के जितने इलाके हैं उनके 24 से ज्यादा बड़े अस्पतालों को पूरी तरह अलर्ट पर रखा गया है, जहां 5 लाख लीटर से ज्यादा IV फ्लूइड का स्टॉक एडवांस में सुरक्षित कर लिया गया है। यही नहीं, गर्मी से राहत देने के लिए लोगों को ठहरने के लिए 20,000 से ज्यादा अस्थायी क्लासरूम और शिविर बनाए गए हैं। सरकार ने स्थानीय नागरिकों से भावुक अपील की है कि वो तेहरान, मशहद और कूम आने वाले बाहरी श्रद्धालुओं को अपने घरों में पनाह दें। इसके साथ ही तमाम मस्जिदों, बड़े खेल परिसरों, पार्कों और सांस्कृतिक केंद्रों के दरवाजे जनता के लिए खोल दिए गए हैं। यहां तक कि सरकार ने बाहर से आने वाले लोगों के लिए होटलों के किराए भी 50% तक की भारी छूट का होटलों के किराए में ऐलान किया है। यातायात और परिवहन की अगर बात करें तो तेहरान में अब तक का सबसे बड़ा ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान लागू है। जिन रूटों से ये अंतिम यात्रा गुजर रही है, वहीं निजी वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। भीड़ को संभालने के लिए शहर के बाहरी इलाकों में 700 से ज्यादा विशाल पार्किंग स्थल तैयार किए गए हैं। लोगों के कार्यक्रम स्थल तक बिना किसी परेशानी के पहुंचने के लिए तेहरान की मेट्रो सर्विस और सभी सरकारी बसों को पूरी तरह मुफ्त कर दिया गया है। स्टेशनों पर भीड़ का दबाव कम करने के लिए मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर हर 2 मिनट की कर दी गई है, ताकि किसी भी स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति बिल्कुल पैदा ना हो। जिन जिन शहरों से ये अंतिम यात्रा गुजरेगी, वहां राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है और इस सुरक्षा कारणों से तेहरान के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों को भी अस्थायी रूप से फिलहाल बंद कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, ईरान के सुदूर प्रांतों जैसे कि इस्फहान, शिराज और अन्य इलाकों से लोगों को लाने के लिए रेलवे ने विशेष अंतिम संस्कार ट्रेनें भी चलाई। ईरान को
सबसे बड़ा डर इस बात का है कि इस विशाल जनसमूह और शीर्ष नेताओं की मौजूदगी के बीच कोई हवाई या ड्रोन हमला ना हो जाए, खासकर तब जब इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने हाल ही में ये बयान देकर आग में घी डाल दिया था कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई भी अब उनके निशाने पर है। इस खतरे को भांपते हुए ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र को पूरी तरह से अभेद्य किला बना दिया है। तेहरान के आसमान की सुरक्षा के लिए रूस से मिले आधुनिक S-300 और ईरान के स्वदेशी बावर 347 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया। पूरे तेहरान के ऊपर किसी भी प्रकार के निजी ड्रोन या विमान के उड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जैसे कि हमने आपको अभी बताया कि जितने भी फ्लाइट्स होंगी, जितने भी एयरपोर्ट्स होंगे, हवाई उड़ानें जहां से संचालित होती है, उन सब जगहों को बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए। इसके अलावा विदेशी मेहमानों और वीआईपी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से बंकर नुमा अंडरग्राउंड कमांड सेंटर बनाए गए हैं, जहां से पूरी सुरक्षा व्यवस्था की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बीच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि इस दौरान देश को निशाना बनाने की रत्ती भर भी कोशिश हुई तो इसका ऐसा कड़ा और भयानक जवाब दिया जाएगा जो इतिहास ने कभी देखा नहीं होगा। ईरान के सेना प्रमुख मेजर जनरल अमीर हातमी ने भी अमेरिका और इजराइल को ललकारते हुए कहा कि पूर्व सुप्रीम लीडर की मौत का बदला हर हाल में लिया जाएगा। दोस्तों, इस महाआयोजन के बीच ईरान के कूटनीतिक गलियारों से भी बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस अंतिम संस्कार में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और करीब 30 देशों के शीर्ष राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प और रणनीतिक मोड़ देखने को मिला है। दुनिया के जो सबसे बड़े और ताकतवर देश हैं, जैसे कि रूस, चीन और भारत, इन्होंने ईरान का न्योता स्वीकार तो किया, लेकिन अपने नंबर 1 यानी शीर्ष नेताओं को तेहरान भेजने के बजाय निचले स्तर के या विशेष प्रतिनिधिमंडलों को भेजा है। अगर हम मेहमानों की सूची पर नजर डालें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके शक्तिशाली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुद तेहरान पहुंचे हैं। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशियान, जॉर्जिया के राष्ट्रपति मिखाइल कावेलाशिवाली और इराक के राष्ट्रपति नजर अमीदी इस समारोह में व्यक्तिगत रूप से शामिल हैं। वहीं तुर्कमेनिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति गुरबांगुली और तुर्की के उपराष्ट्रपति जेवेदेत यिल्माज भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं। चीन की तरफ से उनके सांसद यानी नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के उपाध्यक्ष भी वहां पर भेजे गए हैं। भारत की ओर से विदेश राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा और बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय डेलीगेट्स ने तेहरान पहुंचकर खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस भारतीय दल में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और कई प्रमुख भारतीय शिया धर्मगुरु भी शामिल हैं। इस सूची में सबसे बड़ा सरप्राइज सऊदी अरब की तरफ से आया है। सऊदी अरब के डिप्टी विदेश मंत्री अचानक और बिना किसी पूर्व घोषणा के तेहरान पहुंच गए। आपको बता दें कि ईरान द्वारा पहले जारी की गई विदेशी मेहमानों के लिस्ट में सऊदी अरब का नाम कहीं शामिल नहीं था। ओमान और कतर के आने की पुष्टि होने से पहले हो चुकी थी, लेकिन सऊदी अरब के इस कदम को मध्य पूर्व की बदलती कूटनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्रो इस फ्यूनरल में शामिल होने पहुंचे। उन्होंने ग्रैंड मुसल्ला से श्रद्धांजलि का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा कि रूस के नेतृत्व और वहां के लोगों की ओर से मैं ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के शहीद होने पर गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। हम इस अपूरणीय क्षति पर ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं। इन बड़े नेताओं के अलावा दुनिया के कई ऐसे गुट और संगठन भी वहां पहुंचे हैं जिन्हें पश्चिम की दुनिया में बेहद विवादित माना जाता है। इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र के प्रमुख नेचिरवान बरजानी, ईरान के समर्थित कतैब हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर, लेबनान के अमाल मूवमेंट और फिलिस्तीन के प्रतिनिधि भी ताबूतों के सामने सिर झुकाए नजर आए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के वरिष्ठ नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरदार और उनके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भी
इस अंतिम संस्कार में पहुंचे। और दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि तालिबान के कट्टर विरोधी रहे अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद भी वहीं श्रद्धांजलि देते दिखाई दिए। यानी यह अंतिम संस्कार दुनिया के कई धूर विरोधियों को एक मंच पर ले आया है। लेकिन इस पूरे गमगीन माहौल और शक्ति प्रदर्शन के बीच पर्दे के पीछे बहुत बड़ी भू राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी चल रहे हैं। इस घटनाक्रम से जुड़ी 5 सबसे बड़ी बातें जो आपको जानना बेहद जरूरी है, बताते हैं। पहली बड़ी बात यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रही पर्दे के पीछे की जो बातचीत उस वक्त पूरी तरह है वो रुक गई है। दोहा में दोनों देशों के बीच कतर की मध्यस्थता में बातचीत चल रही थी, लेकिन अब कतर ने आधिकारिक बयान जारी कर बताया है कि दोनों पक्ष पूर्व सुप्रीम लीडर के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अगले दौर की वार्ता की मेज पर लौटेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि ईरान और इजराइल का ये खूनी विवाद अब सीधे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की दहलीज पर पहुंच चुका है। ईरान ने इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो उनके नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को जान से मारने की धमकियां दे रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। तीसरी बड़ी बात यह है कि ईरान ने इस माहौल के बीच अमेरिका को समुद्र में घेरने की तैयारी कर ली है। ईरान ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका को बेहद सख्त लहजे में चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मुज हमारा संप्रभु इलाका है और यहां किसी भी प्रकार का अमेरिकी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान ने वहां से गुजरने वाले दुनिया के सभी वाणिज्यिक जहाजों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वो केवल तय किए गए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग का ही पालन करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। चौथी बड़ी बात जो है वो वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। वो ये है दोस्तों कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA को तगड़ा झटका दिया है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने प्रमुख परमाणु ठिकानों जैसे फोर्डो, नतांज और इस्फहान की परमाणु साइट्स पर IAEA के निरीक्षणों को घुसने नहीं देगा। ईरान ने उनकी एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी है, जिससे पश्चिमी देशों में यह डर बैठ गया है कि ईरान इस तनाव के बीच कहीं परमाणु हथियार बनाने की दिशा में तेजी से आगे न बढ़ जाए। और पांचवी बड़ी बात, इस पूरे अंतिम संस्कार का वो विस्तृत शेड्यूल जो आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की राजनीति की दिशा तय करेगा। ईरान सरकार ने इस विदाई कार्यक्रम को 5 चरणों में विभाजित किया है। इसकी शुरुआत 3 जुलाई को तेहरान में औपचारिक रस्मों के साथ हुई। इसके बाद 4 और 5 जुलाई को तेहरान की ऐतिहासिक ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में अली खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों के ताबूतों को आम जनता और विदेशी मेहमानों के अंतिम दर्शन के लिए रखा गया, जहां इस वक्त लाखों की भीड़ उमड़ रही है। इसके बाद 6 और 7 जुलाई को ये विशाल अंतिम यात्रा तेहरान की सड़कों से निकलते हुए कोम शहर की तरफ बढ़ेगी। कोम शहर को शिया इस्लाम में शिक्षा और अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है और यही वो जगह है जहां पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अपनी शुरुआती धार्मिक तालीम हासिल की थी। इसके बाद दोस्तों 8 जुलाई को एक बेहद अप्रत्याशित कदम के तहत इस अंतिम यात्रा को पड़ोसी देश इराक ले जाया जाएगा। इराक के नजफ और करबला जैसे बेहद पवित्र शहरों में सार्वजनिक अंतिम यात्राएं निकाली जाएंगी। नजफ में जहां हजरत इमाम अली की पवित्र दरगाह है, वहीं करबला में इमाम हुसैन की दरगाह है। इन पवित्र स्थलों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद पार्थिव शरीर को वापस ईरान लाया जाएगा और अंत में 9 जुलाई को आयतुल्ला अली खामनेई के पार्थिव शरीर को ईरान के मशहद शहर स्थित ऐतिहासिक इमाम रजा दरगाह के परिसर में पूरे राजकीय और धार्मिक सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया जाएगा। इमाम रजा शिया समुदाय के 8वें इमाम थे और उनकी दरगाह पर पूरी दुनिया से करोड़ों लोग जियारत के लिए आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के विश्लेषकों का मानना है कि ईरान इस पूरे घटनाक्रम, इस अभूतपूर्व जनसमूह और वैश्विक भागीदारी के जरिए पूरी दुनिया को यह मनोवैज्ञानिक संदेश देना चाहता है कि अमेरिका और इजराइल के तमाम हमलों, आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के भीतर की राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था हिली नहीं है, बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और एकजुट है। अब देखना यह होगा कि 9 जुलाई को खामनेई को सुपुर्दे खाक किए जाने के बाद मध्य पूर्व की ये आग सुलगती हुई जो आग है वो नया मोड़ लेती है और क्या अमेरिका तथा ईरान दोबारा कभी शांति वार्ता की मेज पर लौट पाते हैं।
इस महासंकट से जुड़ी हर बड़ी प्रामाणिक खबर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपके इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।